तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे विपिन सर का नोट्स है। तो फिर से ये मिक्स नोट्स वाला टॉपिक है। मतलब ये आप ऐसे समझ लीजिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मिक्स नोट्स होगा। यानी फिर से इसमें विपिन सर का वो अच्छा वाला पार्ट, फिर से ऋषभ सर वाला पार्ट जो मैंने खुद से नोट्स में बनाया है। तो ये चैप्टर को मैंने बताया था कि मिक्स नोट्स वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें मैंने बेस्ट देने का ट्राई किया है। मतलब जिस सर से विपिन सर से जो वाला पोर्शन सबसे बेस्ट है वहां से वो एक्सट्रैक्ट किया, ऋषभ सर से जो पोर्शन सबसे अच्छा है वहां से वो एक्सट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से दोनों सर से मिला के कंसेप्ट, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि ये टीचर वो टीचर मिलके सब खिचड़ी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऋषभ सर का वो पोर्शन उठाया गया है जिससे आपको याद करने में सबसे आसानी हो। ऋषभ सर का ट्रिक, निमोनिक्स और तरीका बहुत बेस्ट होता है। और कुछ जगह पे मैंने ऋषभ सर का भी मैंने ठीक किया है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें ऋषभ सर अपने हिसाब से डायग्राम बना देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि अ, हम लोगों को एनसीईआरटी के बेसिस से चलना चाहिए कि एनसीईआरटी में जैसा डायग्राम है उसी तरीके से डायग्राम, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर फिगर भी आए तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ब्रीदिंग इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन को कहा जाता है। ठीक है। और रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से एटीपी यानी एनर्जी बनाना। ठीक है। ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स है उससे हम लोग एनर्जी बनाएंगे, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। चूंकि सारे सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द सेंस ऑफ एटीपी। ठीक है। हमारे बॉडी में एनर्जी का करेंसी एटीपी को कहा जाता है। ठीक है। एटीपी के ही रूप में जितना भी एनर्जी हम लोग क्या सेल यूज करता है एटीपी के फॉर्म में यूज करता है। ठीक है। सारे सेल को एटीपी चाहिए किसी ना किसी प्रोसेस के लिए। ठीक है। बहुत सारा सेल अपना अपना कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, तो सबको एटीपी चाहिए। ठीक है। तो हमारे प्लांट के बॉडी में स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है। ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के रूप में, और हम लोग में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में ग्लूकोज स्टोर होता है जिसको हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में बनता है, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके CO2 के 6 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, फिर पानी निकलेगा और एटीपी हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। अब मतलब स्टार्टिंग में सब बेसिक बेसिक बात है। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ, हम लोग को पता है कि ऑटोट्रॉफी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और हम लोग एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। डायरेक्टली कौन? जो हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जो ऑमनीवोरस या कार्निवोरस है वो इंडिपेंडेंटली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। ठीक है। फूड पार्टिकल जो बनते हैं हम क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में फूड बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में टूटता है रिलीज, एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है। ये भी पता हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, हम लोग सब आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हम लोग फूड फॉर्मेशन देख चुके हैं, लेकिन आज देखने वाले हैं कि आखिर ये फूड का ब्रेक डाउन करके हम लोग एनर्जी कैसे लेते हैं। ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसको कहेंगे कि किस किस मॉलिक्यूल को यूज करके हम लोग एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको यूज करके हम लोग एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन में एनसीईआरटी कहता है कि सारी एनर्जी एक ही स्टेप में नहीं रिलीज हो जाता है। कार्बन का हर एक मॉलिक्यूल स्टेप वाइज टूटता है, यानी ये एक स्लो और स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है। अब क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? हाँ, प्लांट को भी ऑक्सीजन का नीड होता है। दे हैव स्टोमाटा और लेंटिसेल्स। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे लेंटिसेल्स किसे कहते हैं। प्लांट को भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। आपको पता होगा कि सुने होइएगा कि प्लांट रात में सांस लेते हैं हम लोग की तरह। क्यों? क्योंकि दिन में ठीक है फोटोसिंथेसिस कर लिया, फूड बना लिया, लेकिन उन्हें भी तो एनर्जी की जरूरत है। तो वो रात में ऑक्सीजन रेस्पायर करके वो भी अपना फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है। अब लेकिन एक इंसर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। कि क्या प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं है? क्यों प्लांट बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही जिंदा है? ठीक है। तो सबसे पहली बात कि उसका सारा सेल, जितना भी सेल्स है अप्रोक्स सब इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, यानी ठीक है हर सेल अपना ख्याल खुद रख सकता है, टेक केयर ऑफ इट्स ओन। ठीक है। दूसरा, प्लांट रिस्पायर एट मच लोअर रेट। हम लोग जिस रेट में रिस्पायर करते हैं उससे बहुत धीरे 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 प्लांट रिस्पायर करता है।
यानी उसके सेल्स के पास लेस डिमांड है, ठीक है। उसके बाद लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमल सेल, ठीक है, लूज पैकिंग है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि हर सेल अप्रोक्स एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो बहुत छोटा ही डिफरेंस होगा। मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर तक थोड़ा सा इतना मान लीजिए इस पोर्शन पे सेल सॉरी गैस नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इतना छोटा डिस्टेंस बस ट्रैवल करना है, तो वो क्या करेगा, चूंकि स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो चूंकि नॉर्मल डिफ्यूजन से ही वो लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन का उनको जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पैरेन्काइमा एकदम लूज है, तो उसमें से कुछ गैस ऐसे भी पास कर जाते हैं। लेंटिसेल्स क्या होता है, ये देखिए, आप लोग देखे होंगे बार के ऊपर पेड़ जो बड़ा होता है उसके बीच में बहुत सारे क्रैक्स रहते हैं, उसी के होल को लेंटिसेल्स कहा जाता है। उसमें से भी ऑक्सीजन चला जाता है, फिर छोटा डिस्टेंस ही कवर करना पड़ता है, क्योंकि जनरली अधिकतर लीफ भी देख रहे हैं, ऊपर से भी सरफेस, नीचे से भी सरफेस, सब इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। और जो नहीं कांटेक्ट में है वो बहुत छोटा दूरी पे है, कि डिफ्यूजन के थ्रू भी गैस वहां तक चला जाता है। अब आते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अर्ली एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ वाज रिड्यूसिंग, हम लोग को इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऑक्सीजन फ्री नहीं था, अर्ली ऑर्गेनिज्म जो थे एरोबिक थे, ठीक है। वो फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट, कुछ फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल कहा जाता है, ठीक है, कि ऑप्शनल एनाएरोब थे, मतलब ऑक्सीजन अगर उनको मिल जाएगा तो उससे भी जिंदा रह जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो भी जिंदा रह लेंगे। लेकिन ऑब्लिगेट एनारोब मतलब जिनको ऑक्सीजन का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, वो एकदम ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट होता है, आप ऐसे समझिए, ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट, फैकल्टेटिव ऑप्शनल, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल पाथवे, ठीक है, यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब या ऑब्लिगेट जो भी कहने का मतलब था, एनारोब है वो या एरोब हो, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस सब में होता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का यूज हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल पाथवे इन विच ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज टू, ठीक है, ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है दो मॉलिक्यूल, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तीन साइंटिस्ट है जिनका नाम ईएम और पी से था, इसीलिए ईएमपी पाथवे भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब नाम उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, और अगर ना आएगा भी एग्जाम में नाम, तो वो तीनों नाम सीक्वेंस में ही रहेगा, तो आप उसमें से निकाल लीजिएगा। सेकंड, जितना भी साइंटिस्ट का नेम का सेकंड वर्ड है सबका फर्स्ट लेटर है, ई एम पी अगर साथ में होगा तो आप लोग उससे पता कर सकते हैं, ई एम पी पाथवे याद रखना है। अभी ग्लाइकोलिसिस जो है 10 स्टेप रिएक्शन है, जो कि 10 एंजाइम से कैटालाइज होता है, 10 एंजाइम्स को के मदद से ये ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल पे, और ये 10 स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने ऋषभ सर वाले नोट्स पे, जो मैंने खुद से बनाया था, और इसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशन भी किया है। अब चैप्टर को एकदम फास्ट भगाते हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी प्रोसेस मैकेनिज्म सब अब आ गया। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि ये प्लांट जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और ग्लूकोज के बॉन्ड में, ठीक है, बॉन्ड में स्टोर कर लेता है, ठीक है। और ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, स्टार्च, स्टार्च हम लोग लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्च को हम लोग ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और ग्लूकोज का जब सेल में जाता है तो ग्लूकोज का बॉन्ड जैसे ब्रेकिंग ऑफ सी, कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होगा तो या तो हम लोग एनर्जी को यूज कर लेंगे एटीपी के फॉर्म में, या फिर बचा लेंगे, ठीक है। या तो जहाँ पे खर्च करना होगा तो यूटीपी को, एटीपी को खर्च कर देंगे, या फिर अभी बचाना होगा तो उसको सेव कर लेंगे कि जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर से हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, कि फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन का कैरियर होता है NADP प्लस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग में होगा NAD प्लस, ठीक है, NAD प्लस, ठीक है। रेस्पायरेशन, देखिए आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, रेस्पायरेशन इन प्लांट है, फिर कहने का प्लांट है, फिर हम लोग ये बार बार हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। देखो, रेस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर का नाम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाले ही प्लांट फिजियोलॉजी में ही दे दिया है, तो गलत भी नहीं है प्लांट कहने का मतलब, क्योंकि रेस्पिरेशन हम और प्लांट, मतलब हम लोग भी करते हैं, प्लांट भी करता है, तो आप दोनों में मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। उसमें भी प्लांट भी यूकारियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी पाया जाता है, तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में NAD प्लस आता है, लेकिन रेस्पिरेशन में NADP आता है, इसमें NAD प्लस आता है, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने बोला था कि दो में तोड़ सकते हैं, दोनों के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास दे देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो NADH प्लस जो था ये नेगेटिव वाले के साथ जुड़ के NADH बना लेगा, और ये H प्लस उसके साथ साथ चलेगा, NADH प्लस H प्लस उसको हमेशा साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि NADP और NAD प्लस या NADP प्लस ये किसका कैरियर है, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का कैरियर है, इलेक्ट्रॉन का, या हाइड्रोजन का, तो ये सबका कैरियर है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, हाइड्रोजन साथ में है ही, तो ये सबका कैरियर है, ठीक है। ये बेसिक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको
अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो सर के अकॉर्डिंग सर बोलते हैं कि इस सर ग्लाइकोलिसिस को अपने कहानी के रूप में बताए हैं, ठीक है, कि और उस कहानी को समझने से पहले आपको याद समझना होगा कि फॉस्फेट जो फास्फोरस होगा वो पत्नी के रूप में सर कहानी में लिए हैं। एटीपी पैसा है, ठीक है, मनी है। एटीपी अपना करेंसी है जो कहीं भी यूज हो सकता है। एनएडीएच क्या है? चेक है। एनएडीएच चेक है। और माइटोकॉन्ड्रिया बैंक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बैंक है। और काइनेज जो है बारात है, ठीक है। अब तो कोई इतना ये सारे टर्म का तो उतना काम नहीं आएगा, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि फॉस्फेट पत्नी है और काइनेज ब्राथ है, इस तरीके से, या फिर एटीपी मनी है। कुछ कुछ बात आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉस्फेट मनी है, इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट होगा, ठीक है। एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया अगर बैंक है, ईटीएस जो है, देखो अब बैंक में आप जाते हैं तो हर जगह आपके पास चेक है, ठीक है। अब चेक लेके आप बैंक में गए तो क्या सारे ही काउंटर पे आपको वो पैसे को यूटिलाइज हो जाएगा कि हम चेक दिए और किसी भी काउंटर पे गए चेक दिए हमको पैसा मिल गया? नहीं, कोई स्पेशल काउंटर ही होगा जहां पे चेक देने पे हम लोगों को पैसा मिलता होगा। और उस काउंटर का नाम है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा, ये मेरे तरफ से है, कि उस काउंटर का नाम है ईटीएस। ईटीएस ऐसा काउंटर है जहां पे आप चेक लेके जाइएगा तो आपको पैसा यानी मनी मिल जाएगा। ईटीएस क्या है? वो काउंटर है, काउंटर नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया अगर बैंक है तो ईटीएस क्या है? हमारा काउंटर है। चलिए अब ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सर अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से, 1 मिनट में उस स्टोरी को खत्म करेंगे कि बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो इस कहानी में 6 भाई हैं, ठीक है, 6 भाई हैं, 6 भाई बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। बाहर पढ़ने जाते हैं तो जब बाहर से पढ़ लिख के अपना कमा उमा के आते हैं घर पे, तो होता है ना कि अब चलो शादी किया जाए, शादी किया जाए, शादी किया जाए, मतलब परिवार में हो जाता है कि चलो इन लोगों का शादी करा दिया जाए। तो 6 भाई में इतना दोस्ती था, इतना गहरा दोस्ती था, ठीक है, कि वो लोग कहें कि नहीं 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 नहीं, हम लोग शादी तो नहीं करेंगे, हम लोग शादी नहीं करेंगे। लेकिन इतना फोर्स दिया गया कि वो लोग माने कि चलो ठीक है हम लोग करेंगे शादी। लेकिन 6 भाई एक ही लड़की से शादी करेंगे, ठीक है। तो वो लोग एक लड़की से शादी की, ठीक है। 6 भाई एक लड़की से शादी किए, ठीक है। तो एक लड़की ना एकदम सबसे छोटे वाले से, ठीक है, सबसे छोटे वाले यानी सबसे बात वाले से वो ज्यादा बॉन्ड उसका अच्छा बन गया, ठीक है। सबसे छोटे वाले के साथ एकदम लास्ट वाले के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग बन गया, ठीक है। तो फिर सबसे एक्सट्रीम साइड वाला जो था, सबसे बड़ा था, उसको जलन होने लगा कि उसके साथ तो वो ज्यादा दोस्ती में है, मेरे साथ क्यों नहीं है, तो उसको जलन होने लगा, ठीक है। तो वो क्या किया, वो अपने मम्मी के पास गया और कहा कि मम्मी हमको भी शादी करना है। तो सबसे छोटे वाले के साथ तो बॉन्ड बन गया था, तो बड़े वाले को जलन हुआ। तो बड़े वाला कहा कि अब मुझे भी शादी करना है। तो बड़े वाले को भी शादी करा दिया गया, ठीक है। जब एक घर में दो पत्नी आ गई, ठीक है, तो वो पूरा घर अनस्टेबल हो गया, ठीक है। हमेशा झगड़ा झुगड़ी होने लगा कि नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। ये नॉर्मल सी बात है, कहीं भी अगर दो किसी भी चीज में अगर दो माइंड यूज हो जाता है तो वहां पे कलेश हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है, तो वहां पे पूरा एकदम झगड़ा झुगड़ी हो गया। अब हर फैमिली पे आप लोग मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन ये 6 भाई पे 2 पत्नी, ऑब्वियसली कलेश होगा यार, ये तो नॉर्मल है ना। तो 2 पत्नियों के एकदम क्लेश होने लगा। तब वहां पे वो लोग की दादी आई, ठीक है, जिनको हम लोग दादी अम्मा, एल्डोलेज एल्डोलेज कहेंगे, दादी अम्मा यानी एल्डोलेज, ठीक है। दादी अम्मा आई और उनका बंटवारा कर दिया गया। 3 भाई अलग, 3 भाई अलग, 3 भाई एक पत्नी को लेके जाओ, 3 भाई एक पत्नी को लेके जाओ। चलो इतना जितना हम लोग कहानी पढ़े इसको हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। सुक्रोज, हम लोग सुक्रोज हुआ या फिर जो भी हुआ, हम लोग पता है स्टार्च हो, सुक्रोज हो या ग्लाइकोजन है, सबको तोड़ के हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ला सकते हैं। सुक्रोज का यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हम लोग तोड़ के ला सकते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज वो 6 भाई हैं जिस जो कमा के आया है घर पे, तो उसको कहा गया शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या बताए थे, काइनेज जो है बारात है, ठीक है। तो अब शादी करना है, ठीक है, तो शादी करना है तो पैसा तो लगेगा, मनी लगेगा, यानी एटीपी लगेगा। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें लग गया, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लग गया, तो ये डाइफॉस्फेट होके चला गया, यानी पैसा आया और देके चला गया, ठीक है। और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज क्या है, ये बारात है, यानी जब जब शादी होगा, जब जब शादी होगा तब तब हेक्सोकाइनेज आएगा, यानी बारात आएगा, यानी काइनेज आएगा, ठीक है। यानी ग्लूकोज को जब एक फॉस्फेट से जोड़ना था तो एक एटीपी यानी मनी पैसा लगा, ठीक है, यानी पैसा लगा। फॉस्फेट क्या है, पत्नी, यानी एटीपी लगा, तो ये पत्नी का शादी हो गया और बारात तो आएगा ही। यानी फर्स्ट स्टेप में शादी हुआ तो बना क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सबसे एक्सट्रीम वाले पे फॉस्फेट लगा हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है।
उसके बाद वहां पे घर में जब एक पत्नी आई तो कहे ना, एक के साथ बॉन्डिंग चेंज हो गया और माहौल हल्का सा अलग हो जाता है, ठीक है। पहले जो भाई भाई में बॉन्डिंग था वो हल्का सा अब चेंज हो गया, अब दूसरे टाइप का हो गया। तो उस जगह पे दूसरे टाइप का होने का मतलब आइसोमरेज आ गया, ठीक है। आइसोमरेज एंजाइम आएगा और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज कर देगा, ठीक है। और अगर इसी बीच अगर हम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल देख रहे हैं, अगर फ्रुक्टोज रहता तो फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज आता, ठीक है। ये वाला जो अपना लाइन होगा ये ऐसे होगा, फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज के पास आएगा, फिर हेक्सोकाइनेज से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो एरो था मैंने गलत बना दिया है, ठीक है। ये ये ब्लैक वाला एरो पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अगर ये हम लोग ग्लूकोज से स्टार्ट किए तो ऐसे आए, लेकिन अगर डायरेक्ट मेरे पास फ्रुक्टोज रहता तो फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज लेता। फ्रुक्टोज क्या है, बारात है, इसका शादी कराता है एक एटीपी का यूज करके और डायरेक्ट हम लोग इस स्टेप पे आ जाते, ठीक है। आइसोमरेज का उसमें कोई काम नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज आया, सबसे पहला शादी आया, ग्लूकोज का शादी कराया, ठीक है। वो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में बना। फिर घर में हल्का सा माहौल अलग हो गया, माहौल अलग हो गया यानी आइसोमर यानी हल्का चेंज हो गया, उसका चेंज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आइसोमरेज एंजाइम आया, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब बताया था कि लास्ट वाले के साथ बॉन्डिंग चेंज हो गया था, तो पहला वाला भी कह रहा था अब मुझे भी शादी करना है, ठीक है। तो वो फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट कहा कि अब हमको भी शादी करना है। तो फिर पैसा लगेगा, फिर एटीपी आया, फिर एक काइनेज आएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। अब आया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्यों, इसका नाम इसी से पड़ा हुआ है। फॉस्फेट भी है और फ्रुक्टोज भी है, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पीएफके, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर काइनेज आया, फिर पैसा लगा, तो एक और शादी हो गया, यहाँ पे एक और पत्नी आ गई, ठीक है। तो फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट, फ्रुक्टोज वन पे है और सिक्स पे है बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब चूंकि दो पत्नी आ गया, दो शादी हो गया, तो अब बंटवारा का टाइम आया, तो एल्डोलिज आई यानी दादी अम्मा आई और बंटवारा करा दी। एक को धाप में यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके बाद पीजेएच। ये थोड़ा मैं ज्यादा बेसिक में चला गया था, अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में समझाना था, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो मुझे जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। तो ये धाप में और पीजीएएल में चेंज हो गया, ठीक है, पीजीएएल में चेंज हो गया, ठीक है। एल्डोलेज यानी दादी अम्मा चेंज करा दी। पीजीएल का फुल फॉर्म क्या है, ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरल ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट, इसको पीजीएएल यानी फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड भी, यानी फॉस्फो फॉस्फेट को आगे डाल दिया तो फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, या फिर ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट या थ्री पीजी, जो भी बोलना है जो बोल सकते हैं, ठीक है। अब बंटवारा हो चुका है, तो आपको पता है पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था या फिर किसी भी देश का जब बंटवारा होता है तो एक का कंडीशन थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है। एक का कंडीशन थोड़ा सा लो हो जाता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन दो खराब तो दोनों का होता है, दोनों पे कुछ कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो मान लीजिए जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसको बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत हुआ था, तो हम लोगों ने पैसा दिया। तो जैसे इसका बंटवारा हुआ है, ठीक है, तो इसको पैसा का बहुत जरूरत है, ठीक है, इसका पैसा का बहुत जरूरत है। एनएडी प्लस हम लोगों ने क्या बोला था, एनएडी प्लस डीएच प्लस अपना क्या है, चेक है, ठीक है। एनएडी प्लस क्या है, ये खाली चेक है, ठीक है, ये खाली चेक है। इसको देता है कि देखो भाई तुम्हारा तो कंडीशन खराब है, सेल जो कहता है पीजेल से कि तुम्हारा तो कंडीशन खराब है, ठीक है। ये लो हम एक तुमको चेक देते हैं, कि ये कुछ पैसा तुम रख लो, ठीक है। ये तुम चेक अपना भर लो, अपने हिसाब से जो पैसा डालना है इसमें डाल दो। तो खाली चेक देता है और खाली चेक ये भरा जाता है, ठीक है। तो एनएडीएच प्लस एच प्लस यानी ये एच प्लस लेके चला गया, ठीक है, यानी खाली चेक भर गया। अब जाहिर सी बात है कोई खाली चेक देगा, ठीक है, कोई क्यों देगा पैसा किसी को, मतलब कोई देश ये जैसे गरीब था तो इसको पैसा कोई क्यों देगा, ताकि कुछ ना कुछ उसके पीछे अपना कोई मोटिव होगा ना। तो जैसे ही ये चेक दिया और ये चेक भर के दिया, इसको एक पागल लड़की से शादी करा दिया गया, ठीक है। एक पागल लड़की जो एकदम गुस्सैल थी, एकदम करेक्ट थी, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल थी, ठीक है। एक पागल लड़की से शादी करा दिया गया और पागल लड़की ये तीनों भाई को जला दी। ये स्टोरी, पागल लड़की और तीनों भाई को जला दी, इस सीक्वेंस को कहने का मतलब ऑक्सीडाइज कर दी, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, ठीक है। यानी इन तीनों भाई को उस जस्ट पिछले वाले प्रोसेस में ये तीनों ऑक्सीडाइज मतलब होता है जलना, तो जला दी, ठीक है। ये तीनों भाई को ऑक्सीडाइज कर दी, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या बन गया, पहले था थ्री फॉस्फेट, तो अब हो गया वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ग्लिसरेट हो गया, ठीक है, वन थ्री बीपीजी, इसको वन थ्री बीपीजी भी बोलते हैं, याद रखिए। ये थ्री पीजी या पीजी है, ये वन थ्री बीपीजी शॉर्टकट से ज्यादा आसान रहता है, याद रखना, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज फॉर्म को आप लोग ये जलाने वाले कहानी से याद रख लो या ऐसे याद रख लो कि इस स्टेप में एनएडी प्लस एच प्लस को लेके जाता है, ठीक है। तो एच प्लस का मॉलिक्यूल से हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी पीजीएल जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो वन थ्री बीपीजी आया। तो ये तीनों भाई देखा, अरे भाई ये तो पागल लड़की आ गई, हम लोग को जला रही है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इस लड़की को भगाओ, ये लड़की को भगाओ, ठीक है। तो ये लड़की जैसे ही भागी तो वहां पे बारात सब वापस आया, उस लड़की को
इस बार बारात आया उस लड़की को लेने, ठीक है, तो लड़की को लेने, तो यहाँ पे फॉस्फेट निकलेगा तो एडीपी एटीपी पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इस कहानी को उतना कुछ मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब 3 पीजी काइनेज, ये 3 पीजी काइनेज किसके नाम पे? अगले वाले मॉलिक्यूल के। ये उतना बस मैंने अप्रोक्स कुछ मॉलिक्यूल ना मैंने 10 एंजाइम काउंट कराने के लिए लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, और ऋषभ सर भी इसको लिख दिए थे, तो मैंने सोचा हल्का सा बता देते हैं कि ये आगे वाले के नाम पे है, ठीक है। तो जैसे ही पागल लड़की आएगी, भाई साहब को पता चला, तो अगले ही स्टेप में उसको भगा देते हैं, अगले स्टेप में ही भगा देंगे तो एडीपी आएगा और एटीपी बन के चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक अच्छी वाली पत्नी बची, तो अच्छी वाली पत्नी जब बचती है, तब वो बीच वाला भाई को तो कभी भी पत्नी नहीं मिली। तो बीच वाला भाई कहता है, भाई तुम लोग के पास तो पत्नी है, मेरे पास पत्नी नहीं है, थोड़ा सा हम मेरे साइड भी उस पत्नी को भेज दो। तो दोनों भाई कहता है कि भाई सुन, पत्नी ये भी सही नहीं है, तुम मत ले। लेकिन वो छोटा भाई, बीच वाला भाई एकदम जिद करता है, नहीं 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 मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो हल्का सा म्यूटेशन हो जाता है, हल्का सा म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। यानी 3 पीजी से 2 पीजी, यानी बीच में चला जाता है, ठीक है। 3 पीजी से ये 2 पीजी बन जाता है। अब वो दोनों भाई मिलके इस पे इतना दबाव डालते हैं कि भाई उसको छोड़, भाई उसको छोड़, भाई उसको छोड़, प्लीज उसको छोड़, नहीं तो तेरा भी बहुत बुरा हाल होगा, भाई उसको छोड़ दे। दोनों मिल के बीच वाले से पानी निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों मिलके उसमें से पानी निकाल देते हैं। यानी पानी निकला तो इनो आया, तो इनो ले जाया और उसमें से पानी निकाल दिया, और वो हल्का सा, एकदम हल्का सा पार्शियली बॉन्डेड, उस पर वो पत्नी बची हुई थी, हल्का सा पार्शियली बॉन्डेड। तो टू, और पानी निकाल दिया, 2 पीजी, यानी या 3 पीजी से हल्का सा म्यूटेशन हुआ तो 2 पीजी बना, और 2 पीजी से फिर पानी निकाल दिया गया, ठीक है। ये पानी निकाल दिया गया, ठीक है, इनोलेज की मदद से पानी निकाल दिया गया। जब पानी निकाल दिया गया, तो छोटा बीच वाले भाई का आवाज निकल गया, पेप। पेप एकदम टे हो गया, ऐसा नहीं बोला जाता है टे, एकदम लास्ट बहुत बुरा हाल है, तो पेप बोल दिया। तो पेप का मतलब क्या हुआ? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये पेप हो गया। और हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर के लास्ट स्टेप में कुछ ना कुछ बनेगा, लास्ट स्टेप में कुछ ना कुछ बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे अभी कहानी के हिसाब से ये पत्नी को, लास्ट वाले पत्नी को भी भगाया जा रहा था, पानी निकाल दिया गया था, इतना पसीना पसीना निकाल दिया गया था छोटा बीच वाले भाई का, कि उसका पानी निकल गया था। और वो भी अब उस पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था कि हाँ भाई, ये भी पत्नी सही नहीं है। तो यहाँ पे फॉस्फेट निकल रहा है, तो लास्ट स्टेप में जाहिर सी बात है एटीपी ही निकलेगा, तो लास्ट स्टेप में कुछ ना कुछ निकलेगा। और पेप में से जैसे ही एक फॉस्फेट निकल जाएगा, एटीपी बन जाएगा, तो पाइरुवेट बनेगा, ठीक है। आप लोग को ये कहीं पे ग्लिसरेट की जगह पे ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फेट की जगह पे, या फिर यहाँ पे भी ग्लिसरेट की जगह पे ग्लिसरिक एसिड, फिर से पाइरुवेट की जगह पे पाइरुविक एसिड, ठीक है। अगर ये सब मिल रहा हो तो घबराने का बात नहीं है। जैसे आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहा जाता है, तो उसमें अगर H प्लस हटा देते तो सल्फेट हो जाता है ना। इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड हटाइए, HCl है। अगर H2SO4 देते हैं, तो अगर हाइड्रोजन उसमें से बन जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट बन जाता है ना। तो उसी तरह पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड बोलिए या पायरुवेट बोलिए, उसका आयन वाला फॉर्म बोलिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो और हाँ, इधर क्या हुआ, ढाप जो है यहाँ पे एक आइसोमर आता है, जो कि इसको 3GP में, G3P में कन्वर्ट कर देता है, बाकी सारा सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन देखिएगा, तो एक एटीपी यहाँ लगा, एक एटीपी यहाँ लगा, ठीक है, एक एटीपी यहाँ मिला, एक एटीपी लास्ट स्टेप में मिला। सिमिलरली प्रोसेस यहाँ भी चलता है, तो एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन देख रहे होंगे कि ऊपर में 2 एटीपी लगा, ठीक है, ऊपर में 2 एटीपी लगा, और नीचे 4 एटीपी बना, 1 2 3 4, यानी नेट गेन 2 का हुआ, ठीक है। 2 एटीपी का गेन हुआ और 2 NADH का गेन हुआ, ठीक है। आपको मेनली यही याद रखना था, ठीक है। और ये स्टेप सब याद रखिए, G3P, ठीक है, ऐसे मन में सोचिएगा, G3P यानी पागल, पागल जो था उसको पैसा का जरूरत था, तो उसके पास एक फॉस्फेट आया, यानी उसे क्या, चेक भरवा के, तो NAD प्लस चेक भरवा के G3P जो है, यानी PGAL जो है, वो तो 13 बीपीजी में चेंज हो गया, ठीक है, 13, यानी 2 फॉस्फेट आ गया तो 13 बीपीजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 13 बीपीजी, फिर 13 बीपीजी, 3 पीजी, फिर 2 पीजी, फिर 2 पेप, फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं बैलेंस रेट, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आई एम सो सॉरी, पर अब फर्स्ट था ना, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग गया, मैंने सारा वो कहानी आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब इसका देखते हैं बैलेंस रेट, ठीक है। एक ग्लूकोज लगा तो 2 पायरुवेट, 2 एटीपी लगा, 4 एटीपी बना, 2 NAD प्लस गया, तो 2 NADH प्लस निकला, और 2 H2O भी निकला,
4 एटीपी बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बना। 4 एटीपी बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अब इसको क्या कहा जाता है हम अभी जस्ट बताते हैं। तो नेट गेन कितना का हुआ, 2 एटीपी, सॉरी 2 पायरुवेट 2 एटीपी, क्योंकि 2 तो यूज ही हुआ था, तो नेट एटीपी 2 का हो गया, फिर 2 एनएडीएच और 2 वाटर का, ये नेट गेन हो गया। अब एडिशन ऑफ फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलेगा तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ तो उसको एटीपी बन गया, तो वो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये 3 टाइप से हो सकता है, या वो लाइट के प्रेजेंस में जिसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, केमिकल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उससे भी एटीपी बनता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको कहते हैं। या कोई भी अगर सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट यानी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा है कि ये सबस्ट्रेट जो है चुपचाप अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे दे रहा है एटीपी बनने के लिए, यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक ये एक सबस्ट्रेट हुआ, सबस्ट्रेट क्या हो गया, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है ना, तो ये एक सबस्ट्रेट ही बोला गया ना, तो एक सबस्ट्रेट ये अपना फॉस्फेट डायरेक्टली दे दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी सबस्ट्रेट अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली दे दे एडीपी को और एटीपी बन जाएगा, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। जैसे ये 4 एटीपी जो बना और नेट गेन 2 एटीपी का हुआ है, तो ये चारों सबस्ट्रेट लेवल, अगर पूछे ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी एसएलपी यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना है, तो 4, नेट गेन पूछे तो 2, ठीक है। तो अब देखिए, लाइट की मदद से अगर एटीपी बन रहा है तो उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे, और हियर लाइट एनर्जी इज ऑक्सीडाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़े थे कि लाइट का एनर्जी यूज करके हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट का बने थे। लाइट एनर्जी आ रहा था तो पानी टूट रहा था, पानी टूट रहा था तो उसमें से प्रोटॉन निकल रहा था, और प्रोटॉन निकला, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन, वाटर का ही इलेक्ट्रॉन लेके P680 प्लस, ये फोटोसिंथेसिस पड़ी हो जाएगा, तो P680 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके फिर पूरा रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सारा स्टार्ट कब हुआ, लाइट एनर्जी के कारण ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना स्टार्ट होता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिसमें एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी मिलेगा वो हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलेगा, ठीक है। किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना क्यों जरूरत होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बन जाता है यानी कहीं पे प्रोटॉन ज्यादा कहीं पे प्रोटॉन कम, यानी ये जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, कहीं पे पोटेंशियल प्रोटॉन ज्यादा है कहीं पे कम है, तो वो एटीपी को बनाने में, एटीपी सिंथेसिस के थ्रू एटीपी बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हम लोग 3 टाइप का फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिए। ग्लाइकोलिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट ये साइटोसोल में होता है यानी साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज इसका एंजाइम साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है। इसके पास ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल है और एनाएरोबिक प्रोसेस है। कॉमनली ऑल टाइप सारे रेस्पिरेशन में होता है, यूनिवर्सल है। ये 10 स्टेप 10 एंजाइम रिएक्शन है, ठीक है। और पीएफ के जो हम लोग बोले फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है, ये चीफ रेगुलेटर या पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। इफ एटीपी सफिशियंट होगा, अगर एटीपी सफिशियंट हो तो ये ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देगा, और अगर एटीपी का रिक्वायरमेंट है तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट होने देगा, यानी ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर जरूरत है तो यही कंट्रोल करेगा। ये 10 स्टेप 10 एंजाइम रिएक्शन को मैं एक बार काउंट करवा देता हूँ, एंजाइम तो जरूरत नहीं है लेकिन स्टेप में काउंट करवा देता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 स्टेप हो गया। और आप चाहिएगा तो काइने इंजाइम भी 10 काउंट कर लीजिएगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे भी एक इंजाइम आता है, ठीक है, पायरुवेट काइनेज, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, एक यहाँ भी आता है 5 6 7 8, ठीक है, 9, और एक यहाँ पे आइसोमेरेज आता है 10। तो वो अप्रोक्स पूर जाता है, ठीक है, 10 इंजाइम 10 स्टेप रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन क्या, एक हजार्डियस प्रोसेस है, ठीक है, यानी नुकसानदायक प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए, ग्लूकोज से हम लोग पायरुवेट बना चुके हैं और 2 एटीपी का गेन हो चुके हैं, ठीक है, 2 एटीपी और 2 एनएडीएच प्लस का हम लोग को गेन हो चुका है, ग्लूकोज से हम लोग पायरुवेट बना चुके हैं। अब पायरुवेट पायरुवेट हम लोग के बॉडी में आगे तब माइटोकॉन्ड्रिया में तब प्रोसीड होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा तब ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कब जाएगा, जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाएगा जब माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का 2 कंडीशन, जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और दूसरा जब ऑक्सीजन जो होगा सफिशियंट होगा, तो ही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और आगे का रिएक्शन होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन दोनों अगर नहीं है तो पायरुवेट के पास 2 पाथवे हैं, ठीक है। 2 पाथवे क्या है कि पहला, पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड बना लेगा, जैसा कि हमारे मसल और कुछ बैक्टीरिया में होता है।
पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के मदद से, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के मदद से ये लैक्टिक एसिड बना लेगा और NADH प्लस जो हम लोग यहाँ पे गेन किए थे उसको NAD प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मान लीजिए, ये बात मैं आप लोग को ETS बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप नॉर्मली समझ लीजिए कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि हमारे मसल जब हम लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है टूटने के लिए, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड बना लेता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का यूज करके और NAD प्लस को NAD प्लस में, ये भी एक एनर्जी का सोर्स था तो ये भी लॉस हो जाता है, ठीक है। ये एक NADH प्लस ये लॉस हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया और मसल में होता है ये 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होता है, एनसीईआरटी कहता है। नेट गेन कितना हुआ? 2 ATP का, यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ। नेट गेन कितना हुआ? ATP का 2 ATP का गेन हुआ, वो भी ये ग्लाइकोलिसिस से ही हुआ है, ठीक है, फर्मेंटेशन से नहीं, ग्लाइकोलिसिस से ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पायरुवेट से दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए कुछ ईस्ट में होता है, ठीक है, कुछ ईस्ट में होता है कि पायरुवेट में उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पायरुवेट क्या करता है, ठीक है, पायरुवेट क्या करता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पायरुवेट जो है इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, दो इंजाइम वहां पे लगता है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। याद रखिएगा यहाँ पे कोई एक भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। इथेनॉल में 2 कार्बन है और पायरुवेट में 3 कार्बन है, हम लोग अभी पढ़े हैं। तो पायरुवेट 3 कार्बन से 2 कार्बन बनेगा तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज होना चाहिए ना। तो चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो याद रखिएगा इसमें एक डी कार्बोक्सिलेज वाला भी एंजाइम आएगा, यानी पायरुवेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसमें लैक्टिक, देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजन, यहाँ पे इथेनॉल यानी अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है तो उससे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ये याद करने का ट्रिक है कि कैसे आप एंजाइम को याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी कहता है कि अगर ईस्ट के अंदर 13% से ज्यादा अल्कोहल बन गया तो वो अपने आप को पॉइजन कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। यहाँ पे भी नेट गेन 2 ATP का है, लेकिन साथ में CO2 भी रिलीज है और NADH प्लस H प्लस यहाँ भी यूज हो जाता है, NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में तभी जाएगा जब माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना लिए, ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट है तो आगे इंटर कर जाएगा, किसमें? पायरुवेट इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, 3 कार्बन कंपाउंड था, इंटर कर गया। अब ये लिंक रिएक्शन के थ्रू पास करके ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम के बारे में आप लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़े होइएगा कि कोएंजाइम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग उसको उतना डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, इधर भी सेम रिएक्शन चलता है। अब सारा रिएक्शन चूंकि पेयर में चल रहा है, दो दो मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे पेयर में चलेगा। यहाँ भी 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही क्रेब साइकिल में इंटर कर जाएगा, ये भी क्रेब साइकिल में इंटर कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड और साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ठीक है। यानी एक कार्बन उड़ा है, ठीक है, यहाँ भी एक कार्बन उड़ रहा है। और चूंकि कार्बन उड़ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आ, देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि चूंकि कार्बन उड़ रहा है तो कार्बन कुछ ना कुछ हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो कार्बन जब उसका पेरेंट कार्बन उड़ गया तो उसके हाइड्रोजन को लेने कोई ना कोई तो आएगा ना। तो वो ऐसे कर सकते हैं, नादान बेसहारा हाइड्रोजन को लेने के लिए NADH प्लस H प्लस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा तब तब यहाँ पे NADH प्लस जरूर आएगा। यहाँ भी एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा है तो यहाँ पे भी, यहाँ तो मतलब एक्चुअली दे रहा है तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की बात को आप अलग से ही याद रखिएगा, ठीक है। कि एक हजार्डस प्रोसेस से ज्यादा फायदा नहीं होता है, यहाँ पे जो भी NADH प्लस बनता है वो यूज ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अप्लाई मत कीजिएगा। बाकी जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा वहां पे NADH प्लस H प्लस जरूर निकलेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन से अटैच कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन कहाँ रहेगा तो उसको लेने के लिए NADH प्लस H प्लस आ जाता है, ठीक है। अब इसका नाम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों पड़ा, ठीक है। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वहां पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ये क्या, एक सेट ऑफ रिएक्शन है जहां पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इंजाइम लग रहा है। यहाँ पे इंजाइम कौन सा लग रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग ये पायरुवेट, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे इसके नाम पे बेसिस पे, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। लेकिन
यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है। यहाँ पे ये पायरुवेट में से हम लोग हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हुआ ना, पायरुवेट में से हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज यूज हुआ। साथ में एक कोएंजाइम ए भी लगा, तभी तो इससे अटैच हुआ है कोएंजाइम ए। साथ में मैग्नीशियम का भी जरूरत होता है और एक Na+, ताकि इसको हाइड्रोजन को ले सके। किस किस का जरूरत हुआ? पायरुवेट में से हाइड्रोजन निकालना है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और साथ में Na+, बेसहारा हाइड्रोजन को लेने के लिए, उसके बाद मैग्नीशियम का काम आएगा और एक कोएंजाइम ए लगेगा, ठीक है। ये सारे चीज का जरूरत होता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये लिंक रिएक्शन हुआ जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक NADH+ निकल रहा है और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोडक्ट मिल रहा है ये क्रेब साइकिल में एंटर कर जा रहा है, ठीक है। एक लास्ट में मस्त सा बैलेंस शीट हम लोग सब लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो सारे ग्लाइकोलिसिस से लेके लिंक रिएक्शन से लेके क्रेब साइकिल सबको क्लियर कर देगा, ठीक है। अब आते हैं अब हम लोग का आगे एक ऐसे समझ रहे हैं, अब हम लोग क्लाइमेक्स के पास पहुंच रहे हैं। तो एक नया कैरेक्टर का एंट्री हुआ है, FAD, ठीक है। FAD जो कि ये भी एक हाइड्रोजन का कैरियर है, ठीक है। NAD+ और FAD दोनों हाइड्रोजन का कैरियर है, ठीक है। FAD जो है FADH2 बनाता है, ठीक है। लेकिन NAD+ जो है एक H- के साथ जुड़ के और एक H+ बगल में ही रहता है। याद करने के लिए आप ये समझ सकते हैं, चूंकि ये दो हाइड्रोजन को खुद पे ही रख ले रहा है, दोनों का दोनों हाइड्रोजन को खुद पे ही लाद ले रहा है, तो ये धीरे भागेगा, ठीक है। ये धीरे भागेगा। अब मैंने बताया कि NADH जो कि ये चेक है और FADH2 भी ये चेक ही है, ठीक है। मैंने नहीं दिखा था लेकिन ये भी चेक है और ये भी चेक है कि नया टाइप का चेक आ गया हम लोग का, कहे ना, ये नया कैरेक्टर का एंट्री हो गया, ठीक है। ये दोनों चेक है, दोनों को जाना है। ETS क्या है? बैंक का वो काउंटर है जहां पे पैसा मिलेगा, तो दोनों को दौड़ के जाना है पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो ये चूंकि दोनों हाइड्रोजन को खुद पे ही लाद लिया है तो ये भारी होगा ना, तो ये स्लो दौड़ेगा। और चूंकि ये एक हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H- कैसे बनेगा? एक H+ और दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक H और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, यानी H+ और दो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखेगा और एक H+ को अपने साइड से लेके चलेगा, ठीक है। तो चूंकि एक अपने साथ में लेके दौड़ रहा है तो ये ज्यादा अपने आप को तेज भगा पाएगा, तो ये फास्ट दौड़ता है, ये स्लो दौड़ता है, ये याद करने के लिए, ठीक है। चूंकि ये दोनों हाइड्रोजन को खुद पे लाद दिया है, खुद पे रख लिया है, तो ये स्लो जाएगा, ठीक है, और ये फास्ट जाएगा। तो ये चूंकि स्लो जाएगा तो ETS वाले काउंटर से ये कम ATP बना पाएगा और ये फास्ट भागेगा तो ये ETS वाले काउंटर से 3 ATP बना पाएगा, यानी एक NADH+H+ का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाएगा और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मस्त वाले क्रेब साइकिल पे, ठीक है। क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो एक पहला प्रोडक्ट जो होता है वो एक 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड होता है। इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट जो होता है साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। याद रखने का सबसे मस्त तरीका है, ये ऋषभ सर का ही ट्रिक है। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? कैन, इसको 10 बार बोलिएगा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है। तो कैन से क्या हुआ? C4 साइट्रेट, आई से आइसोसाइट्रेट, के से अल्फा कीटोग्लूटारेट, एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, शैम्पू से सक्सिनेट, ठीक है। फॉर से फॉर्मारेट, एफ से फ्यूमारेट, एम से मैलेट, ओ से ऑक्सैलो एसिटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटेट को OAA भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगा दो एस में, ठीक है, कि कौन एस पहले है कौन एस बाद में है। तो चूंकि कोई एंजाइम ए का पहले ही एंट्री हो गया, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए का पहले एंट्री हो गया, तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए पहले ही आएगा, फर्स्ट स्टेप में ही आएगा, ठीक है। मतलब पहला एस जो होगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए होगा, ठीक है। अब हम लोग का लिंक रिएक्शन में से ये मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे बहुत मस्त है ये वाला, जो कि सारे प्रोसेस को आपको समझा देगा, ठीक है, एक समरी हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल को एंजाइम है जो कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था, दो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे लिख लीजिएगा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, एक साइकिल में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चूंकि सर इसको बार बार 10-20 पेज में बनवाए थे, तो मैंने इसको एक बार चूंकि रिवीजन कर रहे थे एक ही फिगर में सारे को कंक्लूड कर दिया है कि ये एक रिवीजन है, बस आपको क्रेब साइकिल में इतना ही करना है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम एक दो कार्बन कंपाउंड जो कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था, जैसे ही क्रेब साइकिल में एंटर होता है तो आप लोग याद रखिएगा एक मेहमान टाइप का क्रेब साइकिल में एंटर हो रहा है, तो आते ही हम लोग उसको पानी दे देंगे, ठीक है। सर पानी पीजिए, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम को आते हम लोग पानी दे दिए, ठीक है, पानी दे दिए। और ये क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 4+2 साथ में पानी मिलके ये साइट्रेट बना देगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा? साइट्रेट सिंथेसेज, ठीक है, साइट्रेट सिंथेसेज यहाँ पे एंजाइम लगेगा।
ठीक है, याद रखिएगा। साइट्रेट सिंथेसिस यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्रेब साइकिल का क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट, साथ में एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ हम लोग पानी दे दिए, ठीक है, साइट्रेट सिंथेसिस एंजाइम लगा दिए तो साइट्रिक एसिड बन गया। वही बोलिए साइट्रेट, साइट्रिक एसिड बोलिए या साइट्रेट बोलिए, आइसोसाइट्रिक एसिड बोलिए या आइसोसाइट्रिक एसिड बोलिए, बात सेम ही है, ठीक है। साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप जिसमें साइट्रिक एसिड बन गया, जो कि क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट कुछ चेंज नहीं होगा, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन, और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ये 2 स्टेप पे कार्बन रिलीज होता है, तो जब जब कार्बन रिलीज होगा तो बेसहारा हाइड्रोजन को लेने कौन आएगा, NADH+H+, तो यहाँ से NADH निकलेगा, ठीक है, यहाँ से NADH निकलेगा, यहाँ से कार्बन चूंकि रिलीज हो गया, ठीक है। 2s के बीच में, ठीक है, 2s के बीच में याद रखिए, 2s के बीच में पैसा का लेन देन हो रहा है, ठीक है। 2s के बीच में पैसा का लेन देन हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2s के बीच में एक GTP आता है। अब कार्बन का चेंज नहीं होगा, कार्बन का चेंज यहीं से हुआ 5 से 6 क्योंकि एक उड़ा, फिर 5 से 4 क्योंकि एक और उड़ा, ठीक है। बाकी सब में कार्बन का नंबर फिर 4 ही रहेगा, फिर आगे जाके 6 होगा, ठीक है। अब 2s के बीच में GTP आता है, ठीक है, GDP आता है, वो वहां उससे GTP बनता है, और GTP फिर एक अपना फॉस्फेट ADP को दे देता है, तो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि GTP भी एक करेंसी है, एनर्जी का करेंसी है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता है। ये समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड की तरह हो गया, क्रेडिट कार्ड हर जगह नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन ये कैश है, ये गरीब से गरीब, अमीर से अमीर की दुकान पे ये चलेगा, ठीक है। ATP हर जगह चलता है, तो इसीलिए GDP से GTP जो बना उसको ATP में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो 2s के बीच में, ठीक है, ATP बनता है, ठीक है। और s क्या है, s और f के बीच में, f से पहले यानी s और f के बीच में, f से पहले, s से f के बीच में, f से पहले 10 बार बोल दीजिएगा, f से पहले और s और f के बीच में FADH2 बनता है, FADH2 बनता है। यहाँ पे FADH2 बनाने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से निकाले होंगे हम लोग, और ये क्या है, सक्सीनेट, तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे एंजाइम का नाम पड़ा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे नाम क्या पड़ा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। जनरली हम लोग पूरे चैप्टर में जिससे हाइड्रोजन निकालेंगे उससे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज उसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। जिससे भी हाइड्रोजन निकालेंगे उसका नाम प्लस डिहाइड्रोजनेज, बस वो फर्मेंटेशन को छोड़ के, फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट के नाम पे डिहाइड्रोजन, लैक्टिक एसिड बना तो लैक्टेट डिहाइड्रोजन, अल्कोहल बना तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, बस फर्मेंटेशन स्टेप को छोड़ के बाकी जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है उसी का, एकदम लॉजिकल है, जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा उसी का नाम के आगे डिहाइड्रोजनेज लगेगा, बस फर्मेंटेशन में उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल फ्यूमिंग किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं था, छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं, एफ के बाद में पानी छिड़का जाता है, फ्यूमिंग होता है। लास्ट स्टेप में चूंकि मैंने बताया था कुछ ना कुछ हमेशा निकलेगा, तो NADH लास्ट स्टेप से भी निकलता है, NADH लास्ट स्टेप से निकलता है, यानी टोटल 3 NADH+H+ निकला, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक ATP निकला और एक FADH2 निकला, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। साइट्रेट सिंथेसिस फर्स्ट स्टेप में ही लगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे FADH2 बनाने में लगा, यहाँ पे भी एक एंजाइम लगता है, लगभग हर एक स्टेप में लगता है। यहाँ पे फ्यूमिंग एसिड के लिए, यहाँ पे फ्यूमिंग के लिए एंजाइम लगता है, यहाँ पे GTP थायोकाइनेज भी लगता है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं, और चूंकि 2 पाइरुवेट्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम से 2 क्रेब साइकिल बनेगा, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब आते हैं लास्ट फाइनल बैलेंस शीट पे, ठीक है। ग्लूकोज से 2 ATP का नेट गेन हुआ था, 2 NADH+H+ का नेट गेन हुआ था, जिससे 2 पाइरुवेट बन गया था, जिस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में हुआ था, ठीक है। अब ये दो पाइरुवेट लिंक रिएक्शन में घुसा था, लिंक रिएक्शन में जाने के बाद एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से निकला था, फिर एक NADH+H+ दोनों जगह से निकला था, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है। एकदम धांसू, जितना स्पीड में हम बोल रहे हैं उतना ही स्पीड में आप लोग को रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम जैसे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम जैसे ही बना, दोनों का दोनों क्रेब साइकिल में बन गया, दो जब क्रेब साइकिल में घुसा तो 3 NADH+H+ निकला, ठीक है। फिर साथ में 2 जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर या इसमें भी सेम तरह होगा, एक जगह से ATP निकला, एक जगह से FADH2 निकला, ठीक है, ठीक है। तो और 3 NADH+ और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। अब इसका आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे, ये एक रिवीजन हो गया, और ये दोनों लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, याद रखिए, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए नंबर ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल, NADH फिर FADH2, ठीक है। ये सबको हम लोग
मस्त एक बार समझते हैं सीक्वेंस में। एसएलपी यानी सबस्ट्रेट खुद अपना एटीपी जिस प्रोसेस में दे दिया हो, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बना था एसएलपी से, नेट गेन 2 का हुआ था, ठीक है। एनएडीएच दोनों स्टेप से 2 निकला था, वो यानी 1 + 1 यानी 2 निकला। एफएडीएच2 एक भी निकला? बिल्कुल नहीं निकला, ठीक है। अब आते हैं लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में क्या एसएलपी से, एसएलपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोडाइलेशन यानी डायरेक्ट एटीपी मिल जाना, ठीक है। सबस्ट्रेट डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दिया, एटीपी मिल गया। क्या इसमें कहीं भी डायरेक्ट एटीपी निकला? नहीं, एक भी नहीं निकला। लेकिन 2 एनएडीएच यानी एक इधर से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी 1 + 1 2 एनएडीएच प्लस निकला। क्या एफएडीएच2 निकला? एक भी नहीं निकला। क्रेब साइकिल में कितना एसएलपी से कितना एटीपी निकला? 2। एक यहाँ एक 2 निकला, यानी 1 + 1 दोनों से, यानी जीटीपी से ही बना। लेकिन जीटीपी फिर अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्ट दे दिया ना, जीटीपी भी तो एक सबस्ट्रेट हुआ, तो अपना एक फॉस्फेट दे दिया, यानी एटीपी वहां पे भी बन गया। ये भी एसएलपी में भी काउंट होगा, यानी ये जो एटीपी बना है ये भी एसएलपी है, यानी डायरेक्ट बन जा रहा है, यहीं पे बन जा रहा है, यानी सबस्ट्रेट से ही बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 एटीपी बना, 1 + 1। एनएडीएच कितना बना? 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 + 3 यानी 6, ठीक है। एफएडीएच कितना बना? 2 बना, 1 + 1 एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी 1 + 1 2, यानी टोटल 2 एफएडीएच2, 10 6 + 4 यानी 10 एनएडीएच प्लस एच प्लस और 4 एटीपी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट करेंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है चेक है, ये सेकंड टाइप का चेक है, ये थोड़ा कम रुपया देने वाला चेक है, ये ज्यादा रुपया देने वाला चेक है। यहाँ पे 10 एनएडीएच प्लस है, एक एनएडीएच प्लस 3 एटीपी देता है, तो 10 कितना देगा? 30 देगा। ये एक 2 देता है, तो 2 कितना देगा? 4 देगा, 4 एटीपी देगा। यानी अगर हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन, यानी ये ईटीएस से पास होगा। ये वो काउंटर है जब यहाँ पे पैसा निकालने जाएगा, ईटीएस से जो पैसा निकलेगा उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये डायरेक्ट एटीपी बन गया तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया है तो टोटल एटीपी 38 बनेगा, 30 4 34 4 38, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? ईटीएस पे, ठीक है। ईटीएस पे आने से इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, 1 सेकेंड, अरे मिस्टेक हो गया, 1 सेक, एक बार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ईटीएस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इसको मैंने रोटेट कर दिया ताकि सही से समझ में आए। ये नोट्स के लिए नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर है। ईटीएस, अब हम लोग समझते हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या हो गया? ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया? बीच वाला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो गया, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो गया, ठीक है। याद रखना है। अब एक और चीज यहाँ पे, ये ईटीएस में आपको 5 कॉम्प्लेक्स मिलेगा। पहला 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, फिर 2, सॉरी 1 3, ठीक है। पहले 1, फिर पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5, ठीक है। यानी ये 4 5 तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, ऐसे जाना है। 1 2 3, बीच में है 3। ऐसा क्यों है? सब आपको सीक्वेंस हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में पहला कॉम्प्लेक्स का नाम है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है पहले देखिए ये जो फिगर है ये नोट्स के लिए नहीं है, बस यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग फिगर को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे क्या है, क्या नाम है, क्या कुछ नहीं, ठीक है। बस इसमें यही जानना है, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, यानी NADH जो अपना हाइड्रोजन लेके, या हम लोग को मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो अपना हाइड्रोजन यहाँ पे देगा, तो इस कॉम्प्लेक्स में दे रहा है, तो ये NADH में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो फिर से वही लॉजिकल नेम NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या है? यहाँ पे FADH2 अपना हाइड्रोजन यहाँ पे रख के चला जाएगा FAD में, लेकिन यहाँ पे नाम FADH2 डिहाइड्रोजनेज नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हो रहा है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आपको याद होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहाँ पे यूज हुआ था? S और F के बीच में, जहां पे FADH2 बना था, ठीक है। कहाँ पे बना था? ये रहा, ठीक है। ये FADH2 इस प्रोसेस में बना था, यहाँ पे ये कट चुका है, इस प्रोसेस में बना था। ये आपको पीडीएफ में फुल होगा, ठीक है। S और F के बीच में यहाँ पे FADH2 बना था, यहीं पे क्या आपको मिला था? FADH2, देखिए यहीं पे FADH2 मिला था, और यहीं पे वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज हुआ था, ठीक है। तो आपको एक नॉर्मल फिगर से बताएं, कहाँ चला गया वो फिगर, ये किधर गया, किधर गया?
अरे ये पेजिंग गायब हो गया क्या? वो पेजिंग गायब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। यानी आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्रेब साइकिल एक्चुअली इस यहीं पे कहीं पे चल रहा होगा, ठीक है। क्रेब साइकिल यहीं पे कहीं चल रहा होगा जहां पे एफ और एस के बीच में सेम ही इंजाइम आ जा रहा है, ठीक है। सेम ही इंजाइम आ जा रहा है, यानी क्रेब साइकिल यहीं पे कहीं चल रहा होगा, ठीक है। ताकि इस जगह पे हम लोग का सेम ही एंजाइम से काम चल जा रहा है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। जो क्या निकालेगा और पूछेगा कौन सा एंजाइम या फिर कॉम्प्लेक्स कैसे एंजाइम अगर पूछ सकता है कौन सा एंजाइम लिंक सॉरी क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉमन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का क्या काम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का काम अभी हम लोग समझेंगे। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में हम लोग एक और चीज समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब का काम क्या है, ठीक है। नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सारे कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, और लास्ट में ऑक्सीजन का को दे देना, ठीक है। ऑक्सीजन को दे देना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का कहीं काम नहीं आया ना। और रेस्पिरेशन है, हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आ गए ऑक्सीजन के नाम पे, लेकिन ऑक्सीजन का कहीं पे यूज नहीं हुआ। लेकिन हम लोग सब देखेंगे क्या बेस्ट एकदम हीरो क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और हीरो क्लाइमेक्स में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब ये सारे कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। इसे एक्चुअली में ये NaDH+ H+ क्या है बोले थे तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन सबका कैरियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखने वाला ये है कि सारे कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होंगे, ठीक है। सारे कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होंगे, ठीक है। तो सबसे सब में FeS सेंटर जो है तीनों में होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 एंड 2, ठीक है। 1, 3 एंड 2 तीनों में होगा। ये क्या? आयरन और सल्फर सेंटर। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में तीनों स्टार्टिंग के 1 to 3 में तीनों होगा, ठीक है। तीनों होगा क्या? आयरन और सल्फर। आयरन और सल्फर किस में होगा? तीनों में होगा। आयरन सल्फर, आयरन सल्फर, आयरन सल्फर तीनों में होगा, ठीक है। और कॉपर जो होगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में होगा। कॉपर जो होगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयरन और कॉपर का इसीलिए यूज किया गया। सल्फर ऐसे बस समझ लिए कंपाउंड की मदद के लिए। आयरन और सल्फर का इसलिए यूज किया गया क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना है। और आयरन और कॉपर दोनों का दो स्टेबल ऑक्सीडेशन होता है। आयरन +2 और +3 में, कॉपर +1 और +2 में स्टेबल रहता है, ठीक है। Fe अगर +3 में है तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, +2 में बना और फिर दे दिया तो +3 में, उसको +2 से +3 होने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह कॉपर, ठीक है। कॉपर भी क्या है? कॉपर +1 +2, एक इलेक्ट्रॉन लिया, +2 से +1 बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर +2 में बन गया। यानी यहाँ कॉपर और आयरन का दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे आयरन और कॉपर का यूज किया गया, ठीक है। तो पहला 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में तीनों में आयरन सल्फर सेंटर होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में कॉपर सेंटर होगा, ठीक है। कॉपर सेंटर होगा। साथ में इसके अंदर साइटोक्रोम भी पाया जाएगा, ठीक है। साथ में इसके अंदर साइटोक्रोम भी पाया जाएगा, ठीक है। साइटोक्रोम का अब क्या काम है, ठीक है। अब साइटोक्रोम का क्या काम होता है? साइटोक्रोम भी एक मॉलिक्यूल ही होता है जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 पाया जाता है, ठीक है। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम साइटोक्रोम BC1 बोला जाता है, ठीक है। BC1 क्योंकि इसमें साइटोक्रोम बी भी पाया जाता है, साइटोक्रोम सी भी पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में दो टाइप का साइटोक्रोम पाया जाता है, A3 और एक ए, साइटोक्रोम ए, ठीक है। तो इसका नाम साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम ए, इसका नाम आप लोग बोल सकते हैं साइटोक्रोम A3, ठीक है। लेकिन इस ये नाम का मतलब क्या है, इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे कि इसका नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्यों पड़ा। एक साइटोक्रोम सी भी यहाँ भी है, ठीक है। और ये है F0 और F1, जो कि हम लोग एटीपी सिंथेसिस है, इसका इसका काम सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अभी और बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है यूबीक्विनोन, ठीक है। यूबीक्विनोन, और ये यूबीक्विनोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब आप लोग को अभी के टाइम पे आप लोग को क्या क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए? कि 5 कॉम्प्लेक्स हैं। सीक्वेंस क्या है? 1, 3, 1, 3, ठीक है। 1, 3, फिर 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ठीक है। फिर 4, 5, 4, 5 का कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन 1, 3 और 2, ठीक है, बीच में 3 आएगा, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स, चूंकि पहले कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, NADH2 में से हाइड्रोजन निकालना, तो NADH हाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बीच को अभी रहने दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहाँ से FADH2 में से निकाल रहा है, तो उसका नाम हम लोग को याद होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में 2 साइटोक्रोम पाया जा रहा है, BC1, ठीक है, BC1 साइटोक्रोम पाया जा रहा है, ठीक है, BC1, तो उसके लिए उसका नाम हो गया साइटोक्रोम BC1, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में 2 पाया जा रहा है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम ए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए वाला यहाँ पे आ गया, तो बचा हुआ बी सी यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी सी यहाँ पे आ गया। लेकिन सी में 1 क्यों दे दिए, क्योंकि पहले से एक सी बाहर यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूबी क्विनोन है, ठीक है, यहाँ पे यूबी क्विनोन है, ठीक है, यहाँ पे भी यूबी क्विनोन है। अब ये UQH2 क्या है, ये उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब आते हैं हम लोग मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, ठीक है। अब एकदम दिल थाम के बैठ लीजिए, 1 मिनट टाइम देख लेते हैं, ज्यादा मैं ले लिया क्या? टाइम एक्चुअली 55 मिनट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए बस 2 पेज बचा हुआ है, ठीक है, बस 2 पेज बचा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक है, हम लोग इस फिगर पे आते हैं, ठीक है। NADH जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सबका एक्सेप्टर था, ठीक है, तो NADH डिहाइड्रोजनेज के पास आएगा, ये अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा। हाइड्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन, ये जो कॉम्प्लेक्स जो है 4 4 हाइड्रोजन पंप करता है, तो हाइड्रोजन तो पंप करके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला गया, ठीक है। ये क्या है, अंदर वाला मैट्रिक्स, ये क्या है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन भेज दिया, ठीक है। ये फिगर मैंने पहले ही नहीं बताया, क्योंकि ये अचानक देखने पे कॉम्प्लेक्स लगता है फिगर, ठीक है। तो अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप आउट हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस दोनों के पास अपना, मैं बताना भूल गया कि इसके पास आयरन सल्फर सिलेंडर तो तीनों के पास है, इसके पास एक्स्ट्रा में साइटोक्रोम वाला कंपाउंड है, तो इसके पास है FMN एक ऐसे फेरीडॉक्सिन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फेरीडॉक्सिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कंपाउंड होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इस नाम का कहीं कोई काम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि FAD से आप FAD याद रख सकते हैं कि FADH2 वाले में FAD पाया जा रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। लेकिन चूंकि सब में आयरन सेंटर था, ठीक है, लेकिन और सब में कॉपर भी था, सबके पास एक्स्ट्रा में साइटोक्रोम भी था, उसको सपोर्ट करने के लिए, कॉपर और आयरन को सपोर्ट करने के लिए साइटोक्रोम भी था, लेकिन इसमें आयरन को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, तो एक FMN और FAD का मतलब यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे FNN मोनोन्यूक्लियोटाइड वाला आ जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मल याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो पंप आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन बचा, तो इलेक्ट्रॉन FNN के पास चला गया, FNN सल्फर को दे दिया, ठीक है। सल्फर यूबी क्विनोन को दिया, यूबी क्विनोन, ये नाम याद रखिएगा, ये क्या है, यूबी क्विनोन, ठीक है, यूबी क्विनोन, ठीक है, यूबी क्विनोन हो गया, ठीक है। कुछ देखिए, कुछ हाइड्रोजन तो यहाँ पे पंप आउट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन बाहर पंप आउट हो रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन यूबी क्विनोन के भी पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे H का नॉर्मल नॉर्मल सा बात है कि आप हाइड्रोजन ले लिया या इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेना या हाइड्रोजन लेने को रिडक्शन कहते हैं, और रिड्यूस्ड यूबी क्विनोन को यूबी क्विनोल कहा जाता है, यूबी क्विनोल कहा जाता है। तो कोई पूछे QH2 क्या है, UQH2 क्या है, ये तो यूबी क्विनोन है, ये क्या है, ये यूबी क्विनोन है, नहीं, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है यूबी क्विनोन का, जिसको यूबी क्विनोल OL लास्ट में लग जाता है, यूबी क्विनोल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन तो इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन यूबी FMN के सिर आयरन के थ्रू, फिर यूबी क्विनोल के थ्रू साइटोक्रोम बी के पास आ गया, ठीक है। अब FADH2 भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, FAD के थ्रू, FADH2 के थ्रू यूबी क्विनोल के पास आया, और ये फिर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में दे दिया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3, यानी आप ऐसे देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे बीच में पंप डाल दिया जा रहा है, दोनों में से साइड में से इलेक्ट्रॉन निकाल के और बीच में पंप कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहां से भी निकाल के इसमें डाल दिया गया, यहां से भी निकाल में इसमें डाल दिया गया। अब पता चला कि साइटोक्रोम BC1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को बीच में क्यों रखा गया है, क्योंकि उसको दोनों में से लेना है, 1 में से भी लेना है, 2 में से भी लेना है, इसलिए उसको बीच में रखा गया। तो साइटोक्रोम बी और से आयरन सल्फर, फिर C1, और ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है कि बीच वाले में BC1 पाया जा रहा था, साइटोक्रोम आप 2 ही में पाया जा रहा है, एक बीच वाला जिसमें BC1, बीच वाला BC याद रख सकते हैं, बीच वाला BC, ठीक है, और एक साइड वाला जिसमें BC मिल गया, तो A1
और ए और A3 साइड 4 वाले में होगा, ठीक है, ए और A3 साइड वाले में होगा, दो ही में पाया जा रहा है साइटोक्रोम, सिंपल सी बात है। और आयरन सल्फर सेंटर तीनों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, और ये साइटोक्रोम C1 के थ्रू होते हुए साइटोक्रोम सी के पास चला गया, ये साइटोक्रोम सी के पास चला गया। और ये दोनों यूबिक्विनोन के पास जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से भी 4 पंप आउट हो गया, यहाँ से भी 4 पंप आउट होगा, यहाँ से भी 4 पंप आउट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो सी है, आप सी से आप लोग याद रखते हैं, ये चंपक चाचा है, ठीक है, ये चंपक चाचा है, ये बूढ़े हो गए हैं, ये इनर मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाएंगे, ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में पाए जाएंगे, ये भीड़ भड़ाका में नहीं रहते। बोले भाई हम चंपक चाचा है, मेरे कमर में दर्द है, हम चुपचाप बाहर तुम जो इलेक्ट्रॉन दो, C4 साइटोक्रोम C4 चंपक चाचा, बाहर से तुम हमको इलेक्ट्रॉन दो, हम 3-4 काम कर लेंगे, 3-4 काम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे होता है ना कि 3-5 करना होता है, कि इधर का बात उधर करना, 3-5 करना। तो ये 3-5 नहीं कर रहा है, ये 3-4 कर रहा है, ये 3 से 4 में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। हम बाहर साइड में है, हम 3 से 4 में इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे, ठीक है, हम 3 से 4 में इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे। जब 3 से 4 में साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन पहुंचाया, तो वो कॉपर ये साइटोक्रोम होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये हाइड्रोजन जो कि मैट्रिक्स में तो पता ही है, सारा क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन सब मैट्रिक्स में ही हो रहा है, तो H+ तो वहां पे होगा ही, ठीक है। NaDH+ के साथ कितना सारा H+ होगा, तो ऑक्सीजन वहीं से 2 H+ लेके और इलेक्ट्रॉन को लेके वाटर बना देता है, ठीक है। अब चूंकि इसका दो इस कॉम्प्लेक्स के भाग में, इस कॉम्प्लेक्स के हिस्से में जो 4 प्रोटॉन था, उसमें से 2 तो ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो ये 2 ही पंप आउट कर पाता है, ठीक है। ये टकला से आप याद रख सकते हैं, ये टकला FADH2 को जो डिहाइड्रोजनेज करता है, यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो टकला है यानी कॉमन है, ये टकला है जो कि कॉमन है, टकला जो कि कॉमन है, आजकल के टाइम में टकला कॉमन होता जा रहा है। कॉमन किस में है, तो क्रेब साइकिल और ETS में जो कि कॉमन है, वो टकला एक भी वो टकला एक भी हाइड्रोजन पंप नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये करता है, ये करता है, ये भी करता है, ठीक है। ये दो ही कर पाता है, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ले लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन लास्ट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ले रहा है। the role of oxygen is limited to terminal, ठीक है, एकदम टर्मिनल, एकदम लास्ट में ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है, लेकिन फिर भी उसका ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी ड्राइव कर रहा है, इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस, सॉरी ये सारे प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, ये सारा प्रोसेस चल रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके पानी बना रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन को फाइनल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। अब कोई पूछे कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरे प्रोसेस को वही तो करवा रहा है, लास्ट में हाइड्रोजन तो उसी के पास जा रहा है ना, ठीक है। लास्ट में ये हाइड्रोजन को मैट्रिक्स में से रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन की मदद से एटीपी भी बन रहा है, तो ये सिर्फ कहना जरूरी नहीं होगा क्यों जरूरत है। हालांकि ऑप्शन आपको कंफ्यूजन नहीं देगा, वो जनरली इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरफ दे देगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसीलिए लास्ट में सारा चीज उसी के पास जा रहा है, ठीक है। लास्ट में सारा चीज मेन जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, सब लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाने के लिए ही सारा खेला हुआ है, ठीक है। ये सारा खेला उसी के पास हुआ है, ठीक है। अब एक चीज रह गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को हम लोग नामकरण जो किए थे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, आखिर क्यों किया गया था, चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी C ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स इसमें से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, यानी साइटोक्रोम C को ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। और ये क्या है, एटीपी सिंथेसिस। अब देखिए चूंकि प्रोटॉन अंदर 4 और 2 इकट्ठा होते जा रहा है, तो अंदर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्लस 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 होते जाएगा, और यहाँ पे अंदर माइनस मैट्रिक्स में माइनस 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 चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, जो कि एटीपी सिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल कहा जाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों यहाँ पे किया गया, क्योंकि यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन होके यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए, अंदर में प्रोटॉन कम बाहर में प्रोटॉन ज्यादा, यानी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, इसीलिए यहाँ पे और अब एटीपी बनेगा यानी फॉस्फोराइलेशन होगा, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा गया, ठीक है। नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ इसलिए भी कह सकते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम C जो है, यानी ये जो बाहर साइड में साइटोक्रोम C, ये मोबाइल कैरियर है, यानी ये हिलता डुलता है, ये
बाहर से जा रहा है, अपने आप चल के जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड, इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड। और ये वाला स्ट्रक्चर हम क्या बनाए हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, आपको सबको पता है, एक मेम्ब्रेन लिपिड के बाहरी लेयर से बना रहता है, हेड इधर रहता है, सेल चैप्टर में पढ़े होंगे, हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी पानी से लविंग होता है, तो ठीक है, तो इस साइड होता है, और ये जो होता है लिपिड वाला पार्ट वो अंदर साइड होता है। ये नॉर्मली एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि एक मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना होता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसी को जूम आउट करके मैंने बताया, ये सारा का सारा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन में ही बसा हुआ है, तो प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो एटीपी सिंथेसिस है, एक जगह तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक जगह ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन आपको जनरली अगर क्वेश्चन पूछे तो इसी स्ट्रक्चर पे पूछेगा कि ये जो एफ नॉट पार्ट है, ये इनर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, यानी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि मेम्ब्रेन में ये बंधा हुआ है, इंटीग्रेटेड है मेम्ब्रेन के साथ है। लेकिन F1 जो है, ये हेडपीस है F1, ये पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल है, यानी मेम्ब्रेन के पेरिफेरी पे है, यानी बाहर है, यानी साइड पे है, किनारे पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इफ नॉट की साइड है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के साइड से है, तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में चूंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया है, तो इधर से प्रोटॉन इंटर करेगा, ठीक है, तो यानी 4H प्लस जब एफ नॉट से पास होके F1 से पास होके जाता है, तो एक एटीपी बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके, यानी 4H प्लस क्या कहता है, इसकी पंखा टाइप स्ट्रक्चर होता है, जब 4H प्लस इसमें से पास होता है, तो ये इसमें एनर्जी जनरेट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से एनर्जी जनरेट होता है, और ये दो एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना देता है, ठीक है, यानी 4H प्लस एक एटीपी बनता है, हेड पीस पेरिफेरल है, लेकिन एफ नॉट जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसीलिए वो सबसे मेन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो है जिसको यूज करके हम लोग जिसको जो वो सबस्ट्रेट जिसका हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करके एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या सिर्फ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? नहीं, फैट और प्रोटीन भी है, ठीक है। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड, उसका भी अदर सबस्ट्रेट का भी रेस्पायर करके हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फैट डायरेक्टली इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस में? नहीं, फैट फैट से अगर एनर्जी बनाना है, तो फैट का डाइजेशन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना होगा, ठीक है। फिर ग्लिसरॉल धाप में कन्वर्ट होके G3P यानी PGAN, याद रखिएगा, ये धाप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में धाप के बारे में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ग्लिसरॉल जो है G3P में कन्वर्ट होके ग्लाइकोलिसिस वाले साइकिल में जाता है, यानी एनर्जी बनाने के लिए। फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आखिर क्या है, इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज खत्म हो गया, 2 दिन से आप फास्टिंग पे, ग्लूकोज खत्म हो गया आपके बॉडी में जितना भी था, अब आपको एनर्जी का जरूरत है, तो बॉडी फैट से एनर्जी निकालना शुरू करेगा। फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, और ग्लिसरॉल G3P में से, यानी धाप से G3P में कन्वर्ट होके इस साइकिल में मेन क्या है, जो भी अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोलिसिस यानी ये रेस्पिरेशन वाले साइकिल पाथवे में हमको घुस जाना है, ताकि मेरे से एनर्जी निकल जाए, तो ग्लिसरॉल G3P में इंटर कर जाएगा, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्रोटीन से अगर एनर्जी निकालना हो, तो उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और अमाइनो एसिड डायरेक्ट पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पायरुवेट से फिर क्या, लिंक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉमन इंटरमीडिएट है सारे टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के लिए, कोई भी सबस्ट्रेट हो, एसिटाइल कोएंजाइम में कॉमन है। अब इसको एम्फीबोलिक पाथवे भी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों होता है। कैटाबोलिज्म यानी तोड़ना, काटना, कैटाबोलिज्म काटना, एनाबोलिज्म जोड़ना यानी जुड़ना, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ से पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल, ये सब जो हो रहा है, ये कैटाबोलिज्म है। ग्लूकोज से 3 कार्बन कंपाउंड, फिर 2 कार्बन कंपाउंड, फिर सारे का सारा कार्बन इसमें टूट गया, ये कैटाबोलिज्म होगा। लेकिन साथ में एनाबोलिज्म भी होता है, यानी व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू, एनसीईआरटी का लाइन है कि अगर ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो वो फैटी एसिड किस में चेंज हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड का जरूरत पड़ेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम डायरेक्टली विथड्रॉल कर लेगा इस साइकिल से, एसिटाइल कोएंजाइम निकाल के फैट में यानी फैटी एसिड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड बनना, ये एनाबोलिज्म हुआ, ये तो बनना हो गया ना। तो ये जो पाथवे है, इसमें बनना
और टूटना दोनों है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों है, इसीलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट कुछ नहीं है, रेशियो है आउटपुट गैस, यानी गैस कितना मिला और हम लोग को मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय इनपुट गैस, इनपुट में हम लोग क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं। ठीक है, तो बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज, हम लोग डाल क्या रहे हैं, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन डाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, वही कर रहे हैं ना। तो इनपुट गैस सॉरी आउटपुट गैस कौन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनपुट गैस क्या लगा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जितना हम लोग यूटिलाइज करके CO2 प्रोड्यूस करें, यही रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है। ठीक है, नॉर्मल सा रेशियो है ये। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आपको बैलेंस करके निकालना होगा। 6 मॉलिक्यूल आउटपुट गैस है और इनपुट गैस ऑक्सीजन भी 6 मॉलिक्यूल है, तो 6/6 यानी 1 हो जाएगा। यानी ये ग्लूकोज था, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमेशा 1 आता है, प्रोटीन के लिए 0.9 होता है, फैट के लिए 0.7 होता है। कैसे याद रखिए, फैट देखिए F जो है ये 7 की तरह उल्टा है, और प्रोटीन जो है P जो है 9 के उल्टा है, ये P जो है 9 का उल्टा है, तो प्रोटीन 0.9, फैट 0.7, कार्बोहाइड्रेट 1। कार्बोहाइड्रेट का हमेशा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 1 ही होता है। क्यों, क्योंकि आउटपुट और इनपुट यानी ऑक्सीजन कंज्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज का नंबर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग यहाँ से एक और चीज गौर कर सकते हैं, किसी का अगर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कम है, यानी वो ऑक्सीजन यूटिलाइज ज्यादा किया होगा। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइज अगर कोई ज्यादा किया हुआ है, ऑक्सीजन यूटिलाइज मान लो कोई ज्यादा किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कम होगा। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सबसे कम किसका है, यहाँ पे फैट का है। ठीक है, यानी इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फैट जो है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा कंज्यूम, मोस्ट ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। अगर फैट का रेस्पिरेशन किया जाए तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सबसे कम है, यानी वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा। यहाँ पे मैंने क्यों ढक दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था जो कि सर करवाए थे, जिसका एनसीईआरटी में काम नहीं है, आपको मेन काम है ट्राइपामेटिक। इसका बस फॉर्मूला याद रखना है, C52 इंटू ये 2 इंटू C51H98 और O6। ये एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिएगा, एग्जैक्ट यही टर्म ट्राइपामेटिक दिया हुआ है। ये एक फैट है, यानी अगर पूछे ट्राइपामेटिक या फिर फॉर्मूला देके पूछ दे, फॉर्मूला या नाम देके पूछ दे कि इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये फैट है जिसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 होगा। ये बैलेंस करके निकालने का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग को रिडॉक्स रिएक्शन में तो आप पढ़े ही होइएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो की आज के लिए इतना ही। ठीक है, प्लीज कमेंट में आप लोग बस इतना बता सकते हैं ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है।